बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए जबकि डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर इस साल 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक परिवार को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसका फायदा 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सुविधा साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए होगी। इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आज खुशी मनाई जा रही है और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक इतिहास रचा है। साठ दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए। अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। हम लोग तो पहले से ही बोल रहा था कि केंद्र का मौका है, वो कम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल में एक्साइज। तो वही साबित हुआ। थोड़ा पहले करते तो मुद्रास्फीति ये जगह तक नहीं पहुंचते। अभी भी सेंटर को और कम करना चाहिए। मेरे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, फाइनेंस मिनिस्टर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर अब मेरी महाराष्ट्र की बारी आती है और उद्धव ठाकरे जी की बारी आते हैं, जो बोलते हैं मेरा परिवार मेरी जवाबदारी। पर वो कब समझेंगे मेरा महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी? अगर जवाबदारी महाराष्ट्र की है तो आज इन्होंने पेट्रोल डीजल और सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के कर कम करके, टैक्स कम करके मेरे महाराष्ट्र को कितना रिलीफ देते हैं, उस पे भी देखना और उस पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार के लिए आम लोग सबसे पहले हैं। पेट्रोल डीजल की घटी हुई कीमतों का फायदा सभी सेक्टर्स को होगा। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीमेंट और स्टील के दाम भी घट सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। वाराणसी ज्ञानवापी केस में सिविल जज ने वाराणसी जिला कोर्ट को केस से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। अब सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर किया है। शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा की जाए, साथ ही लोगों के नमाज की व्यवस्था की जाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने की मांग की है। पत्र में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मांग की कि कांग्रेस सरकार में बनाए गए इस कानून को खत्म किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता और गो रक्षा कानून बनाने की भी मांग की। जगत गुरु परमहंस आचार्य हाल ही में ताजमहल में प्रवेश की मांग को लेकर चर्चा में आए थे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को 30,000 कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल को शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने रतनलाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अगले साल तक सुलझने की उम्मीद है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन स्कूल की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र क्षेत्र में शांति और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकारें अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर टनल हादसे में 10 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। गुरुवार रात 11 बजे रामबन जिले के खूनी नाले के पास बन रही टनल का एक हिस्सा धंस गया था। मलबे में 12 मजदूर फंस गए थे। हालांकि उस दौरान 2 घायलों को निकाल लिया गया था। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting. लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत के खिलाफ ही बयान देने लगते हैं। हताश कांग्रेस और उसके विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, उनके बयान कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 1984 से लेकर अब तक देश में आग लगाने, सौहार्द बिगाड़ने में लगी है। जो धरती का पुत्र होता है, भारत माँ से प्रेम करता है, वो अपने देश की एक ऐसी छवि प्रकाशित करता है जिससे कि न केवल 135 करोड़ भारतीयों को, बल्कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं, उनको भी लगे कि भारत कितना महान देश है। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में ध्रुवीकरण कर रही है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केरोसिन वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ने भी यही बात कही है, लेकिन शब्द अलग थे। संजय राउत ने कहा कि हमारे देश के लोग डरे हुए हैं और सच बोलने को तैयार नहीं हैं। जो भी कोई केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे केंद्रीय एजेंसियों के कई जांच का सामना करना पड़ता है। हमने भी यही बात दूसरे शब्दों में कही थी कि जो सरकार के विरोधी है, जो बीजेपी के विरोधी है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से मुहिम चला रही है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। देश में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी
जिसका गला सेंट्रल एजेंसी घोट रही है, ये हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने आज तक से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। अखिलेश यादव पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मेरे उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो नाराजगी होगी। आजम खान ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़े लोगों पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ बने रहने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बैठक 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत में पूर्व सीएम की सजा पर 26 मई को बहस होगी। शनिवार को सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। सीबीआई ने साल 2010 में ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि ओपी चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। ये उनकी आय से कहीं ज्यादा है। केंद्र की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 1 हफ्ते के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। दोनों राज्यों के सीएम दिल्ली के मोहम्मदपुर के मोहल्ला क्लिनिक गए। दिल्ली के फलसवा डेयरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। रात करीब 9 बजे फर्नीचर मार्केट की एक दुकान में ऐसी आग पकड़ी कि देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसा वेल्डिंग के दौरान हुआ। व्यापारियों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम घंटे भर बाद पहुंची और तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग में करीब 20 लाख के नुकसान का अनुमान है। दिल्ली में वसंत विहार इलाके के घर से 3 लोगों के शव मिले। मृतकों में एक मां और उसकी 2 बेटियां शामिल है। शक है कि आर्थिक तंगी की वजह से मां बेटियां डिप्रेशन में थी। पुलिस के मुताबिक कमरे में अंगीठियां रखी हुई थी और गैस सिलेंडर भी खुला था। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि दम घुटने से तीनों की मौत हुई। कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। 1 साल पहले महिला के पति की मौत होने के बाद घर की माली हालत ठीक नहीं थी। महिला भी बीमारी की वजह से बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। इसी वजह से पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा था। हरियाणा के अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर कल शाम एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती की रेंज रोवर कार ने सड़क किनारे खड़ी लाल रंग की कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक महिला और 2 बच्चे जख्मी हो गए। आरोप है कि रेंज रोवर चला रही लड़की नशे में थी, लेकिन जब उसे मेडिकल टेस्ट कराने को कहा गया तो उसने पिता के आने से पहले कोई भी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम दबिश देकर बदमाशों को पकड़ने के लिए गई थी। बदमाश स्कॉर्पियो में सवार थे। जब पुलिस ने बदमाशों की स्कॉर्पियो के कार के सामने अपनी गाड़ी लगाई और बदमाशों को पकड़ने के लिए उतरे, तभी बदमाश अपनी स्कॉर्पियो दौड़ाकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी का टायर फंस गया और बदमाश निकल भागे। मुरादाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी से लौट रहे दिनेश ठाकुर का आरोप है कि कुछ बाइक सवारों ने उनकी बाइक जबरन रुकवाई और बेरहमी से मारपीट की। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार हो गए। हमला करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। असम में बारिश और बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 7 लाख लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 34 में से 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा कहर कोपिली नदी ने ढाया। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 23 मई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यमुनोत्री हाईवे पर इस वक्त करीब 10,000 लोग फंसे हुए हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी तक यमुनोत्री के बीच सेफ्टी वॉल रखने से रोड बंद है। आईटीबीपी के जवान लगातार मलबा साफ करने में जुटे हैं। चमोली में बारिश और तेज आंधी ने एक भारी भरकम पेड़ को धराशाही कर दिया। बद्रीनाथ राजमार्ग पर जोशीमठ के मरवड़ी में पेड़ टूटने से रोड बंद हो गया और कई किलोमीटर का जाम लग गया। पेड़ गिरा तो लोग दहशत में आ गए। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है।